जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस विद सौरभ। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री को डिकोड यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, जो कि सीडीएस और एनडीए दोनों ही एग्जामिनेशंस जो अप्रैल में होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीएस की अगर हम बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है, राइट। कभी क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप 8 से 10 क्वेश्चंस लेके चल सकते हैं। एंड सेम गोज विद एनडीए एज वेल, जहाँ पे एक अच्छा खासा वेटेज केमिस्ट्री का होता है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि सवाल पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं, राइट। केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबल्स क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, एटम के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन एलिमेंट्स और मिक्सचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैटर से। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री तो हम मैटर की स्टडी करते हैं, ठीक है। मैटर है क्या, राइट। तो एंशिएंट टाइम पे मैटर को डिफाइन करने के लिए हम पंच तत्व के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते थे, राइट। तो इसके हिसाब से जो मैटर है वो किससे क्लासिफाई होता है, आज भी हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं। तो बेसिकली अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हम कहते हैं कि कोई भी मैटर बना हुआ है, राइट। क्लियर है। एयर, फायर, स्काई, वाटर और अर्थ। सो फिलोसॉफिकली या जो हमारा एंशिएंट आप कह सकते हैं कि व्यू है, उसके हिसाब से ये 5 तत्व हैं, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन अगर हम उसी मैटर की देखें तो हमारा साइंस क्या बोलता है, साइंस कहता है कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस को हम मैटर बोलेंगे जिसके पास 2 चीजें हैं, पहला मास और दूसरा स्पेस, या स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, राइट। सो एनीथिंग विच हैज गॉट मास यानी उसके पास सब्सटेंस है, एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि उसके पास वॉल्यूम है। अगर मास और वॉल्यूम है तो उसको हम मैटर बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो इन दोनों से मिलकर के बनी हुई से। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर, राइट। अब ये जो मैटर है इट इज बेसिकली नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। ये किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम्स से, मॉलिक्यूल से, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में है, चाहे हमें वो मोशन में या मोशन करते हुए दिखे या फिर ना दिखे, बट उनके अंदर मोशन रेगुलर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि पार्टिकल के डायनेमिक्स को यानी कि उनके मोशन वाले इस फंडे को समझने में हमें हेल्प करते हैं, राइट। सबसे पहला यहां पे लॉ, जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम किसी भी पार्टिकल के अंदर हीट एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो हीट बेसिकली डायरेक्टली ट्रांसफर होता है काइनेटिक एनर्जी में, और उसी के फॉर्म में वो आपको विजुलाइज होता है, राइट। तो कोई भी एक आपने सब्सटेंस लिया, उसको जितना ज्यादा आप हीट देंगे उतना ही उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी किसी भी पार्टिकल के अंदर, उतना ही ज्यादा उन पार्टिकल्स का मोशन होगा, ठीक है। सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट यहां पे लॉ इज ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो व्हाट डज इट से कि ये बेसिकली वो जो रैंडम जिगजैग टाइप का मूवमेंट होता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी पार्टिकल को देखते हैं, जब वो फ्लूइड में स्पेशली सस्पेंडेड होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से रैंडम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस, राइट। कोई भी अगर आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट है या कोई भी इनफैक्ट कह सकते हैं कि मटेरियल है, मैटर है, तो उसके बीच में
चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तीन मेजर स्टेट्स की हम बात करते हैं, हम सॉलिड्स की बात करते हैं, हम लिक्विड्स की बात करते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट गैसेस की। इसके अलावा भी दो स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इनको जब हम डिफाइन करते हैं तो ये डेफिनेशन बेसिकली दो चीज़ों के बेसिस पे आती है। पहला कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम उसको सॉलिड बोल देते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट आपको ऐसा दिखता है कि पार्टिकल के बीच में गैप जो है वो जीरो हो गया है, इंटर पार्टिकल स्पेस ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, बट वो जीरो एक्चुअली होता नहीं है। दूसरा है लिक्विड, जहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा सॉलिड के मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और स्पेस बढ़ जाता है। और सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट गैसेस स्टेट, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिंग है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गैसेस स्टेट, राइट। तो पहला, मोशन और टेम्परेचर किस तरीके से डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ब्राउनियन मोशन हो गया, एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या हुआ, जिगजैग मूवमेंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, जैसे आप कई बार स्मोक देखोगे या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं फ्लूइड में या गैस में, लिक्विड या गैस में जो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जब कोलिजन होता है तो इसी कोलिजन की वजह से ये ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। चलो, अच्छा, इसको एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, क्लियर, 1905 में। ऑलराइट, तो दिस इज द ब्राउनियन मोशन। अब तीन इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं, शेप जो है फिक्स्ड होता है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल फोर्स के। वॉल्यूम यहां पे फिक्स्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, पार्टिकल स्पेस सबसे कम है। एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी सॉलिड सब्सटेंस आपके आसपास दिख रहा है, वुड है, आपके घर की दीवार है, या चेयर है, या आपका मोबाइल फोन है, दे ऑल आर सॉलिड सब्सटेंसेस। उसके बाद लिक्विड्स की हम बात करते हैं। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है, शेप वेरिएबल हो जाता है, यानी कि जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, राइट। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, यानी सॉलिड से थोड़ा कम है, बट यहां पे गैसेस से ज्यादा है। पार्टिकल स्पेसिंग की बात करें, मॉडरेट है। और एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं आपके आसपास, पानी है, या फिर आप कोई सॉल्यूशन ले लो, जूस ले लो, ऑयल ले लो, ये सब कुछ लिक्विड स्टेट में होता है। गैस की अगर हम बात करते हैं, शेप इसका वेरिएबल है, पहली चीज। इसका वॉल्यूम भी वेरिएबल है, यानी कि अगर किसी जगह पे आपने गैस को इकट्ठा कर रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक बलून के अंदर अगर गैस को भर रखा है और उसके अंदर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस है, जैसे उस वॉल्यूम से गैस को आप निकालते हो तो क्या होगा कि वही गैस, उतने ही अमाउंट ऑफ गैस और ज्यादा वॉल्यूम में फैल जाएगी। तो मतलब वो अपनी वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर लेती है, चेंज कर लेती है। उसी गैस को अगर आप कंप्रेस कर देते हैं तो बहुत कम वॉल्यूम में आकर के वो इकट्ठा हो जाएगी। तो गैसेस जो है वो उनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही वेरिएबल होता है, राइट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आप गैसेस में देखोगे बहुत दूर दूर तक स्पेसिंग मतलब फैल जाती है। एंड देन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नॉर्मल एयर भी जो है आपकी, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ मिक्सचर। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए, अब दो और यहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। देयर आर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है प्लाज्मा, राइट, पहला है प्लाज्मा। अब ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ हाई एनर्जी स्टेट, राइट, जिसको कि हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर। अब ये क्या है सर, दिस इज अ स्टेट ऑफ आयनाइज्ड गैस, जहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, राइट। मतलब हॉट और आयनाइज्ड गैसेस का ये एक मैटर है मिलकर के बना हुआ,
ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्लियर, प्लस पॉजिटिव आयंस, ये दोनों ही से मिलकर के ये बना होता है। अब जो न्यूट्रल गैस होती है वो, जैसे जिसके बारे में अभी हमने देखा, जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्लाज्मा जो है बहुत ही हाईली कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा अबेंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर है यूनिवर्स में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्टार्स हो, लाइटनिंग हो, ऑरोरास हो, हर जगह पे आपको ये देखने को मिलता है, राइट, एंड दिस इज मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर सर? चलिए, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, सोलर विंड जो होता है, सोलर विंड, वहां पे भी आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। द लास्ट वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, जो कि लो एनर्जी स्टेट है। अब यहां पे प्लाज्मा क्या था सर? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो लो एनर्जी स्टेट है, ठीक है। अब ये क्या है? गैस एटम्स कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक, इसको जब हम जीरो केल्विन, बेसिकली जीरो केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, जीरो केल्विन, या इसी को हम जब डिग्री सेल्सियस में लेके जाते हैं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जब इस टेम्परेचर तक आप गैस को ले जाते हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या, मतलब वो कौन सा स्टेट होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। क्लियर है सर? नाउ एटम्स लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड मूव एज अ सिंगल क्वांटम एंटाइटी। अब यहां पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन एटम्स की क्या हो जाती है? खो जाती है, राइट। अब ये इंडिविजुअल एटम नहीं है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली कोल्ड एटम्स, ठीक है, और ये एक तरीके से ये जो क्वांटम आप कह सकते हैं कि एंटाइटी है, इसी को हम सुपर एटम भी बोलते हैं, सुपर एटम, ठीक है। किसने प्रिडिक्ट किया था इसके बारे में? इट वॉज डन बाई आइंस्टीन एंड एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। कब किया था? 1920s में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम, ज़्यादा मेहनत नहीं की गई नाम रखने में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। क्लियर है सर? इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, साथ में आ जाते हैं और सिंगल सुपर एटम के तौर पे बिहेव करते हैं। जैसे कि नॉर्मल गैसेस में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो वो सारे एटम्स अलग अलग इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो यहां पे जब हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे, लो एनर्जी स्टेट वाले मैटर की, तो सारे के सारा का सारा जो मैटर है वो एक ही सिंगल क्वांटम एंटाइटी के तौर पे मूव करता है, जिसको सुपर एटम बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर है, हमने सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा। अब मैटर जो है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं मैटर। तो मैटर जो है वो बेसिकली सबसे पहला जो यहां पे डेफिनेशन मैटर का है, वो दो टाइप से हम उनको डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो बाइफर्केशन है मैटर का, एक तो प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर्स, ठीक है। अब अपने घरों में नॉर्मली जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो जैसे अगर दूध जो है, जो डायरेक्ट गाय से या भैंस से या किसी भी सोर्स से निकाला जाता है, उसको हम शुद्ध दूध बोलते हैं, जब तक उसमें कोई और बाहर से मिलावट ना की जाए। या फिर आप घी देखो, जो घर में बनता है उसको हम शुद्ध घी बोलते हैं। बट केमिस्ट्री ऐसे नहीं करता है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग चलती है, राइट। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं, और मिक्सचर्स में हम मल्टीपल चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो जो देसी भाषा में जो, या नॉर्मल जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम प्योर बोलते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर। जिसको हम प्योर घी बोल रहे हैं वो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो प्योर पहला हो गया प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें दो टाइप के यहाँ पे चीज़ें आती हैं। पहला एलिमेंट्स हो गया, जो कि फिक्स्ड होते हैं एटम्स और इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट के एटम्स एक ही टाइप के होंगे। सेम यहाँ पे कंपाउंड्स के साथ है,
रेशियो फिक्स्ड होता है और केमिकली बॉन्डेड होते हैं, राइट। जैसे एलिमेंट्स के तौर पे अगर आप देखोगे तो एलिमेंट आपको आयरन दिखेगा, राइट, आपको जिंक दिखेगा, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। वहीं पे आप Fe2O3 ले लो, ये क्या है, कंपाउंड है, या ZnSO4 ले लो, ये क्या है, कंपाउंड है, राइट। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आयरन के पास सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, कौन सा एटम है, Fe एटम। जिंक के पास सिर्फ एक ही टाइप का एटम है, Zn एटम, या ऑक्सीजन के पास सिर्फ O2 एटम है, O2 मॉलिक्यूल है। तो यहां पे वो फिक्स्ड है, राइट, उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो प्योर है, राइट। सेम तरीके से हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं, ठीक, राइट। चलिए, तो कंपाउंड्स में मल्टीपल अलग अलग एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड रेशियो में हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस, सबसे पहला प्योर सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस है, जिनका एक यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन, राइट, क्लियर। और एक और चीज, एलिमेंट्स को आप फिजिकली किसी भी ऐसे फिजिकल मीन से आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस डिफरेंस ये है एलिमेंट और कंपाउंड में, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से मिलकर के एलिमेंट्स बनते हैं। और जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, तो उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं, राइट, क्लियर है। चलिए, रेशियो लेकिन फिक्स्ड होता है कंपाउंड्स में, रेशियो फिक्स्ड होता है कि अगर हमारे पास वाटर है तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, नो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग यहां पे नहीं होती है, सिर्फ मिक्स कर देते हैं हम अलग अलग सब्सटेंसेस को, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, मिक्सचर्स। अब 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं सर, एक है होमोजेनस मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, और हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर है सर। अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 चम्मच नमक लिया और 1 गिलास पानी लिया, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और पूरा नमक पानी में मिक्स हो गया, सो दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, राइट, क्लियर है। बट वहीं पे आपने सैंड लिया और सैंड को पानी के अंदर डाल दिया, राइट, या ऑयल और पानी को एक साथ मिला दिया, तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा, राइट। ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, इस तरीके से सैंड नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, तो दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है, जिसको कि हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, राइट। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के अंदर आपको यहां पे जितने भी, जैसे एयर है, इट्स अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एलॉयज हैं, ठीक है, या वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये सब क्या है, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाले मिक्सचर्स हैं जो कि होमोजेनस होते हैं। हेटेरोजेनस सॉइल हो गया, राइट, ऑयल प्लस वाटर हो गया, ये सब हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हैं, ऑलराइट। अब सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स की बात करेंगे सर। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के अंदर एक सिंगल टाइप ऑफ एटम होगा और उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि गोल्ड का एटम है तो है, उससे ज़्यादा छोटा आप उसको नहीं बना सकते हो। आयरन का एटम है, उससे ज़्यादा फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड एटम्स, मैग्नीफाइड गोल्ड एटम्स, ठीक है, Au ऑरम, राइट, 26 Fe आयरन, फेरम, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर 100% प्योरिटी होती है एंड 100% यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। कोई भी एलिमेंट का एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इनडिविजिबल, ठीक है। तो ब्रेक डाउन को लेकर के केमिकली इम्यून होता है एलिमेंट, राइट। एग्जाम्पल्स, मेटल्स में आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, नॉन मेटल्स में डायमंड है, कार्बन, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, या कार्बन ही आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हो गया। अब हम कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं थोड़ा और इलैबोरेटिव मैनर में,
राइट तो इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, और ये केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स्ड प्रपोर्शन में होता है सर, ठीक है, राइट। प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली चेंज हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट से, मतलब हाइड्रोजन की क्वालिटी कुछ है, प्रॉपर्टीज कुछ है, ऑक्सीजन की कुछ और है। जब दोनों को मिक्स करके हमने वाटर में कन्वर्ट किया तो अब वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से अलग हो गया, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन आग जलने में मदद करता है बट पानी आग बुझाने में मदद करता है, ठीक है। सोडियम है, रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन टॉक्सिक है, राइट। सोडियम जो है वो रिएक्टिव है और क्लोरीन टॉक्सिक है, लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन एक साथ आकर के मिल जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना लेता है, NaCl। NaCl क्या है सर, हम खाते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिर रिवर्सिबिलिटी, इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन नॉट फिजिकल मेथड। किसी भी कंपाउंड को आप केमिकली ही सेपरेट कर सकते हो। आप चाहो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम हाथ से अलग कर दें पानी लेकर के, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज एज फार एज कंपाउंड्स आर कंसर्न। फिर मिक्सचर्स की बात करते हैं जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। जब हम इस प्रपोर्शन को फिक्स्ड नहीं रखते हैं, किसी भी प्रपोर्शन में हमने ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया और मिला दिया, या आयरन लिया, गोल्ड लिया, मिला दिया, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल कॉम्पोजिशन, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं मिक्सचर, ठीक है, राइट, क्लियर है। चलो अब कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो कंपाउंड्स की बजाय अगर मिक्सचर्स को देखें तो कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के, ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, ठीक है। कोई भी नया केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप आयरन लिया आपने और आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसके साथ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए और दोनों को मिक्स कर दिया, अब ये क्या है, आयरन और जिंक का एक मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है आयरन और जिंक का, राइट। तो जब इसके अंदर आप देखोगे आयरन की भी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, जिंक की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। अगर आप इसमें कोई मैग्नेट लाओगे तो आयरन की जो फिलिंग्स है वो चिपक जाएंगी मैग्नेट से, ठीक है, जिंक नहीं चिपकेगा, राइट। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जब मिक्सचर की बात करते हैं तो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज मिक्सचर के कंपोनेंट्स में रिटेन्ड रहती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये अब दो टाइप के हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एयर है, इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब पहला मिक्सचर कैसा हो गया, होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर का ही पार्ट है क्या, सॉल्यूशन, राइट। तो एक ऐसा मिक्सचर विच इज हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जैसे कि हमने नमक और पानी को घोल दिया, अब पहला चम्मच आप नमक को टेस्ट करो या आखिरी चम्मच टेस्ट करो, अगर आपने ढंग से उसको घोल दिया है तो सेम टेस्ट आपके पास आएगा, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया है, ठीक है। और जो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है मिक्सचर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, वो विजिबल नहीं होती है, यानी कि कहाँ पे नमक के पार्टिकल्स हैं, कहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स हैं, आप देख नहीं सकते हैं नेकेड आइज से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन, राइट। एंड वी कैनॉट डिस्टिंग्विश कंपोनेंट्स विद द नेकेड आई। नेकेड आई से आप उन कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है सर, सॉल्ट वाटर, शुगर सिरप, ठीक है। देन परफ्यूम की अगर बात करते हैं, कॉफी की बात करते हैं, ये सब क्या एग्जांपल है, सॉल्यूशंस के, ठीक, राइट, क्लियर है सर। तो ये सॉल्यूशन है। देन अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर, पहला तो हमने होमोजेनियस मिक्सचर की बात करी। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगा सर, यहां पे कॉम्पोजिशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। पूरे मिक्सचर के बल्क में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, राइट। तो अ मिक्सचर वेयर द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, राइट। तो यहां पे डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिजिकली सेपरेट रहते हैं। जैसे आपने ऑयल और पानी या वाटर को मिक्स किया तो आपको एक विजिबल बाउंड्री दिखेगी कि ऑयल ऊपर की तरफ है और वाटर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला जो आइडेंटिफाइंग फीचर है वो क्या है, देयर इज अ विजिबल फेज और लेयर और बाउंड्री, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कि किसी भी फिजिकल मीन से हम बहुत आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन है या डिकैंटेशन है, राइट। या अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो इन सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर को
सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर के लिए ये मेथड्स काम नहीं आते हैं। एग्जाम्पल है सैंड और वाटर। अब सैंड और वाटर को आपको सेपरेट करना है, आप एक जगह पे रख दो, शांति के साथ छोड़ दो, सैंड अपने आप नीचे सेटल हो जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, आप अलग अलग कर लो। ऑयल और वाटर को भी सेटल होते होते वो, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड है तो ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। सॉइल की बात करें, मिनरल्स और ऑर्गेनिक्स, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट। चलिए, अब कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है भाई? कंपाउंड्स भी मल्टीपल चीजों से मिलकर के बने हुए हैं और मिक्सचर्स भी मल्टीपल चीजों से मिलकर के बने हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ठीक है, तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में एलिमेंट्स को आप सिंपली मिक्स कर देते हो। आपने कुछ लिया, नमक लिया और उसमें चीनी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, वो एक मिक्सचर बन गया, राइट। लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं हुआ है यहां पे। ठीक, तो मिक्सचर के केस में एलिमेंट्स को हम सिंपली मिक्स कर देते हैं, जबकि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है और एक नया ही सब्सटेंस बनता है। मिक्सचर के केस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है केमिकली। फिजिकली तो आपको लगता है कि कुछ नया बन गया है, बट केमिकली कुछ भी नया नहीं बनता है। बॉन्डिंग की बात करें तो कोई भी नया केमिकल बॉन्ड यहां पे फॉर्म नहीं होता है मिक्सचर्स के केस में, जबकि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। देन कॉम्पोजिशन की बात करें, मिक्सचर में वेरिएबल है, मतलब आप एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालोगे तो वो भी सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, 2 चम्मच नमक डालोगे वो भी सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, 4 चम्मच डालोगे वो भी सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, और सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, स्वाद अलग अलग होगा। लेकिन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो अगर आपको कह सकते हैं कि NaCl बनाना है तो उसमें Na यानी कि सोडियम और Cl यानी कि क्लोरीन का बराबर मात्रा में, बराबर रेशियो में केमिकली कंबाइन होना जरूरी है, राइट। अगर वो रेशियो 1:1 की जगह 5:1 हो गया या 2:1 हो गया या 1:2 हो गया तो उन सभी केसेस में कोई भी यहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर इन केस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो अलग प्रॉपर्टी वाला कोई दूसरा ही कंपाउंड बनेगा, देन इट विल नॉट बी NaCl, राइट। प्रॉपर्टीज की बात करें, दे आर रिटेन्ड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिन चीज़ों से मिलकर के आपने किसी मिक्सचर को बनाया है, उसकी प्रॉपर्टीज रिटेन होती हैं, लेकिन कंपाउंड के केस में यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिटेन सर नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आयरन लीजिए, आयरन के साथ जिंक लीजिए, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फिलिंग्स को, तो वहाँ पे आयरन की प्रॉपर्टीज भी रिटेन होंगी, जिंक की भी रिटेन होंगी, लेकिन उसी आयरन को आप किसी के साथ कंपाउंड बना दीजिए तो शायद वहाँ पे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं शो करेगा, राइट। या और भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं। तो कंपाउंड्स के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और मिक्सचर्स में कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ चेंज या द साइकिल ऑफ चेंज। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कन्वर्टिबल भी होते हैं। ठीक है, जब हम टेम्परेचर या प्रेशर, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, राइट। जैसे हमने देखा गैस होता है, सॉलिड होता है और लिक्विड होता है। तो गैस, सॉलिड और लिक्विड फेज में से एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करना अगर हम चाहें तो चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मैटर, बशर्ते हम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, पहला है यहां पे टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, इन दोनों को अगर हम ऑल्टर करते हैं तो हम आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है और उसको आपने क्या करा दिया, कंडेंसेशन करा दिया सर। ठीक है, गैसेस स्टेट में अगर आपने कंडेंसेशन करा दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड को यहां पे फ्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, अगर आपने पानी को फ्रीजर में डाल दिया, फ्रीज कर दिया, तो वो सॉलिड यानी कि आइस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे स्टीम था, स्टीम को आपने कंडेंसेशन कराया तो क्या हो गया सर, वो वाटर बन गया। वाटर को आपने फ्रीजर में डाल दिया तो वो क्या बन गया सर, आइस बन गया। ठीक है, तीनों ही H2O है, तीनों ही यहां पे क्या है, H2O, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज में, फिजिकल अपीयरेंस में यहां पे डिफरेंस है। सॉलिड अगर है आपके पास, उसको आपने सब्लिमेशन करा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद लिक्विड से गैस में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेपराइजेशन कराना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मेल्टिंग या फ्यूजन। सॉलिड है, जैसे आइस है, आइस को आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दीजिए, मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसी तरीके से अगर आपको सॉलिड से गैस में जाना है तो, और गैस से सॉलिड में जाना है तो सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप गैस, लिक्विड और सॉलिड एक से दूसरे में जंप कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज लेटेंट हीट, जो कि हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लेटेंट हीट। ठीक है, जब भी किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, इस तरीके से, तो ये वो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो कि एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है स्टेट को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, राइट। अब दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तब होती है जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब लिक्विड से गैस में हम किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर। अब इसका रीजन क्या होता है आप समझो। जैसे मान लो आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस में आइस है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा हीट करो, हीट करोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा। अभी भी क्या है, ये आइस है। ठीक है, आपने एनर्जी दी, एनर्जी किसमें यूज़ हो गई, टेम्परेचर को बढ़ाने में एनर्जी का इस्तेमाल हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुँच गया है। नाउ व्हाट विल हैपन, फर्दर जब आप एनर्जी दोगे इस आइस को, तो क्या होगा कि अब ये आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले ये पूरी की पूरी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और अभी भी टेम्परेचर कितना रहेगा वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आइस यानी कि सॉलिड से लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एट सेम टेम्परेचर जो एनर्जी वो खर्च हो गई, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, राइट। इसी तरीके से अब आप फर्दर जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, करते करते ये 99 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाएगा। अभी भी क्या है, वाटर ही है, राइट। अब जब 99 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुंच गए, अब फर्दर आप जब हीट करेंगे और इनफैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आप पहुंच जाएंगे, अभी भी वाटर रहेगा। फर्दर जब आप हीट एनर्जी देंगे, फर्दर हीट एनर्जी देंगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस अभी भी। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए जो एनर्जी खर्च हुई, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो पहला 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से वाटर में कन्वर्ट होना और 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री के स्टीम में कन्वर्ट होना, इन दोनों ही जगहों पे लेटेंट हीट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेस मोर सीवियर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर, क्योंकि जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उस पर थोड़ी सी कम एनर्जी है, वही स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड हो चुका है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सर। चलिए, इसी तरीके से वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कम कूल होता है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा कूल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अलग अलग मिक्सचर्स की, फेस चेंजेस की, उनके स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो तीन मेजर टाइप के यहां पे मिक्सचर्स की हम बात करेंगे। एक है सॉल्यूशन, होमोजीनियस होता है एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, यहां से लाइट पास थ्रू हो जाती है बिना ही किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, जो नॉर्मल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है पानी और सॉल्ट का, पानी और शुगर का। कोलॉइड की बात करें, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इंटरमीडिएट पार्टिकल स्पेसिंग होती है और लाइट स्कैटर हो जाती है। और तीसरा है एलॉयज, सॉलिड मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। नाउ व्हाट आर द ट्रू सॉल्यूशंस, है ना। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहां पे एक तो सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, इन दोनों को जब हम मिक्सचर या मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और
सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं। सोल्यूट जनरली क्या होता है, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, यानी जो मिक्स होता है, जो घुलता है, वो क्या है, सोल्यूट है। और जिसमें घुलता है वो क्या है, सॉल्वेंट है। सोल्यूट यानी सब्सटेंस डिसॉल्व एंड सॉल्वेंट यानी कि डिसॉल्विंग मीडियम। जनरली ये जो सोल्यूट होता है ये सॉलिड इन फॉर्म होता है और सॉल्वेंट लिक्विड इन फॉर्म होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब ये जो ट्रू सॉल्यूशन है कैसा है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, पार्टिकल साइज माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर, आप नेकेड आई से विजिबल आपके लिए नहीं होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। अगर आपने शुगर और पानी का सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें शुगर पार्टिकल्स जो है घुलने के बाद उनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाएगा। सेम गोज विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर या शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये एग्जांपल्स हैं किसके, ट्रू सॉल्यूशंस के। ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू जब आप लाइट पास कराते हैं तो ये अनऑब्स्ट्रक्टेड सीधे पास कर जाती है, कहीं कोई स्कैटरिंग नहीं होती है। अब सॉल्युबिलिटी जो है ये क्या है, ये वो एक्सटेंट है जहां तक कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व, मतलब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, राइट। अब 3 टाइप के सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 1 चम्मच नमक जो है 1 गिलास पानी में डाल दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि अभी और नमक आप इसमें क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। दूसरा है सैचुरेटेड, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर आप कुछ भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हो एट द करेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर आप फिक्स रख रहे हो। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप नहीं चेंज कर रहे हो, अब मान लीजिए 1 गिलास पानी में 6 चम्मच कोई भी सॉल्यूट या 6 चम्मच नमक डिसॉल्व हो सकता है, तो आपने 6 चम्मच ऑलरेडी डिसॉल्व कर दिया, ना ज़्यादा ना कम। तो जब सेम टेम्परेचर पे या किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे आपने मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर आप और ज़्यादा यहां पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा। फर्दर आपको डिसॉल्व करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। फिर अगर आप इससे ज़्यादा सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है, ठीक है, डिसॉल्व करने की कोशिश की है सैचुरेटेड से भी ज़्यादा उसी टेम्परेचर पर, तो उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो इमीडिएट क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय हीटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कूलिंग इट स्लोली। आपने क्या किया, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया, अब धीरे धीरे करके कूल कर दिया, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, बट ये अनस्टेबल होता है। तो अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन और सैचुरेशन में क्या डिफरेंस होता है सर, ये भी समझ लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड 2 टाइप से डिवाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 2 रिलेटिव टर्म्स है। अगर आपने एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम, सॉल्वेंट ज़्यादा रखा है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर आपने सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट के मुकाबले कम है, मतलब रिलेटिवली कम है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट का जो मात्रा है वो कम है तो वो डाइल्यूट है, सॉल्यूट का मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसका कोई डिफाइनिंग लाइन नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है, राइट। तो आप जितना ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, तो कम सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन से हमेशा डाइल्यूट होता है, और ज़्यादा जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन, ज़्यादा सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन कम सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन से हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और कम सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन से हमेशा डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो ये डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो डाइल्यूट, वाइस वर्सा में कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अब यहां से सैचुरेशन का पता नहीं चलता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड हो सकता है अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस लो है, और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी अनसैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ में
कोई भी सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा घुलता है, ठीक है, तो ऐसे केस में मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा मिला दोगे तब भी वो कहलाएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन तब भी वो सैचुरेटेड हो सकता है कि ना हो। और अगर सॉल्युबिलिटी आपकी कम है तो उस केस में थोड़ा सा भी मिलाने में वो सैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, ये तो सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब ये हुआ, ये एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है, होमोजिनस बिल्कुल नहीं है। यहां पे पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विथ नेकेड आइज। अब इसके अंदर क्या होता है, पूरे मिक्सचर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे मिक्सचर में, सॉल्वेंट में क्या होता है, सस्पेंडेड होते हैं। जैसे कि आपने मडी वाटर देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से मड वाटर, स्टिर्ड मड वाटर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सेडिमेंटेशन होता है, यानी पार्टिकल्स को जब आप बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ दो तो एक सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। देन इसको आसानी से आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद ये टिंडल इफेक्ट को यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो जब आप सस्पेंशन के थ्रू लाइट को पास कराओगे तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको स्कैटर कर देते हैं। सिंपल है, जो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल के साइज छोटे छोटे होते हैं तो वो लाइट के पाथ को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, लाइट को पास होने देते हैं। बट जब हम यहाँ पे सस्पेंशन या कोलॉइड्स की बात करते हैं तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर, मड वाटर हो गया, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया वाटर के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले ये आपका मडी वाटर होता है, फिर थोड़ी देर आप छोड़ दो तो इसमें इस तरीके से स्टेबल हो जाता है, नॉट कंप्लीटली बट हाँ एक लेवल तक। उसके बाद कोलॉइड्स की बात करते हैं। अब ये कोलॉइड्स जो है ये ना तो ट्रू सॉल्यूशन जैसे हैं ना ही सस्पेंशन जैसे हैं, थोड़ा सा दोनों के बीच में आते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं अगर, तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। पार्टिकल साइज कैसा है, इंटरमीडिएट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। अब ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे पार्टिकल साइज होते हैं, सस्पेंशन में थोड़े बड़े होते हैं पार्टिकल साइज, कोलॉइड्स में इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क एक एग्जांपल है कोलॉइड का, ठीक है। तो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बड़ा यूनिफॉर्म है, राइट, लेकिन आप देखेंगे कि उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड ही बीच में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको कितनी ही देर तक छोड़ दें वो सस्पेंडेड ही रहेंगे, नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, तो स्टेबल होता है। कोलॉइड जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। एंड इट कैनॉट बी सेपरेटेड बाई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जैसे मिल्क है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं लेकिन वो पूरे बल्क में सस्पेंडेड रहते हैं और कितनी ही देर तक आप छोड़ दो वो नीचे जाकर के सेटल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखने में ये आपको होमोजेनियस लगता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये होता है हेट्रोजीनियस एंड इट लुक्स यूनिफॉर्म टू द नेकेड आइज, राइट, ठीक है। लेकिन पार्टिकल्स यहां पे डिस्टिंक्ट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मिल्क, इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। देखने में लगेगा कि मिल्क एक ट्रू सॉल्यूशन है बट इट इज एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, लिक्विड में मिक्स होता है, ठीक है। दिस इज कोलॉइड। फिर बात करते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या है, जब भी हम किसी लाइट रे को, लाइट के बीम को पास कराते हैं कोलॉइडल पार्टिकल से तो ये स्कैटर हो जाती हैं। ट्रू सॉल्यूशन होगा तो स्कैटर नहीं होंगी, यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा तो स्कैटर हो जाएंगे, तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन से सीधे पास कर जाएंगी, राइट। अलग अलग के कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे लिक्विड में लिक्विड मिक्स्ड है, मिल्क एग्जांपल है, लिक्विड गैस में फॉग है एग्जांपल, गैस में सॉलिड अगर मिक्स है तो स्मोक है, सॉलिड में लिक्विड बटर है, सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड बटर है और सॉलिड इन लिक्विड ब्लड है, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस है वो आपके पास है। अब अगर हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का एक कंपैरिजन करें तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस, कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलॉइड लगता नहीं है बट होता हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल विजिबिलिटी, सॉल्यूशन में इनविजिबल, इसमें भी इनविजिबल होता है नेकेड आइज के लिए, जबकि सस्पेंशन में विजिबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबल होता है ट्रू सॉल्यूशन, ये भी स्टेबल होता है, और सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है कोलॉइडल ट्रू सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में पॉसिबल है। टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइड और सस्पेंशन करते हैं जबकि ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता है, ठीक है, राइट। चलो उसके बाद बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज क्या है, सॉलिड मिक्सचर्स मेटल्स के। ये एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स है
और ए मेटल एंड नॉन मेटल, कई बार एक मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो प्योर मेटल्स होते हैं, चाहे वो जिंक हो, आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्ट्रेंथ इनकी कम होती है और कोरोजन बहुत ईजिली होता है। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉइंग करते हैं, ठीक है, ताकि हार्डनेस बढ़ जाए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाए या घट जाए, जिस हिसाब से हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे सोल्डर मेटल होता है, एलॉय होता है, इनफैक्ट उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, मॉडिफाई करते हैं उसको हम यूज़ के हिसाब से। तो ऐसे यूजेस के लिए हम एलॉइंग करते हैं। एक प्योर मेटल है, प्योर मेटल के साथ जैसे यहाँ पे आप देखोगे लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ईजिली, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जब हम एलॉइंग कर देते हैं, ठीक है, तो हार्डनेस बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं और बीच में जो दूसरा मेटल है उसके पार्टिकल्स आकर के फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एलॉयज जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हमारे काम की होती हैं, इस वजह से हम एलॉइंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एलॉयज जो हैं वो कंपाउंड्स नहीं है, मिक्सचर से, ही भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने जिंक और कॉपर का एलॉय बनाया है तो वो एक क्या है, मिक्सचर है, वो कोई जिंक और कॉपर का कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एलॉयज होते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे ब्रास है, क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक, यूटेंसिल्स और डेकोरेशन के लिए काम आता है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं, कॉपर और टिन, स्टैच्यूज और मेडल्स बनाने में काम आता है। स्टील है, आयरन और कार्बन का, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है। देन स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल, थोड़ा बहुत कार्बन भी होता है, किचन वेयर और मेडिकल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोल्डर मेटल की बात करते हैं, लेड और टिन है, वायर जॉइनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में उसका इस्तेमाल होता है। जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे सोल्डरिंग का इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे चिप्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, राइट। उसके बाद ड्यूरालुमिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में इसका काम आता है, ठीक है, राइट, क्लियर। तो ये अलग अलग एलॉयज हैं, ठीक है, क्लियर सर। चलो कुछ और एलॉयज हैं जिनको कि हम यहां पे देखते हैं। जैसे एक एलॉय होता है एलनिको, एलनिको, एलनिको क्या है सर, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, राइट, क्लियर। ये किस काम में आता है, परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एलॉय है जो कि है आपके पास गन मेटल, गन मेटल, ठीक है। गन मेटल के अंदर है क्या क्या चीजें, इसके अंदर आपके पास कॉपर है प्लस टिन है प्लस जिंक है, ठीक है, राइट। ये पाइप्स और गियर्स वगैरह बनाने में काम आता है, राइट। देन एक और एलॉय है आपके पास जिसको कि हम बोलते हैं प्यूटर एलॉय, ठीक है। इसके अंदर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो टिन है, कॉपर है और साथ में एंटीमनी है, ये तीन है, ठीक है। ये डेकोरेशन वगैरह के काम में आता है, डेकोरेटिव आइटम्स जितने भी होते हैं उनके काम में आता है। देन वी हैव जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इसके अंदर क्या है सर, जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल, ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के काम में आता है। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों में काम में आता है। देयर इज वन मोर एलॉय जिसका नाम है इनवार,
इनवार, इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा आयरन और निकल, आयरन और निकल, ठीक है, राइट। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम में आता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट अलॉय है बैबिट मेटल, बैबिट मेटल। बैबिट मेटल के अंदर क्या क्या चीजें हैं सर? इसके अंदर आपको टिन या फिर लेड, साथ में एंटीमनी और कॉपर, इनका मिक्सचर होता है ये, ठीक है। और ये इंजन जो होते हैं उनकी बियरिंग बनाने के काम में आता है, ठीक है, इंजन की बियरिंग बनाने के काम में आता है, ठीक है, राइट सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, ठीक, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर सर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिकल गैस के जो मिक्सचर्स होते हैं, जैसे एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। बलून्स में कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है। हीलियम इट इज लाइटर देन एयर, सेफ, नॉन फ्लेमेबल। हाइड्रोजन केस में लाइटर देन हीलियम बट हाईली फ्लेमेबल। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एलपीजी की अगर हम बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, याद रखेंगे। स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स फोर्सिंग गैस इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो वो अंदर जाकर के लिक्विफाइड हो जाता है। जब बाहर आता है प्रेशर उसका कम होता है, बाहर निकलता है तो वापस से गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो आप देखोगे जो एलपीजी होता है इसके अंदर जो गैस होती है ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होती है, राइट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है जहां पे लिक्विड जो है वेपर फेज में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, राइट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस को एस्केप करते हैं। जैसे आपने कहीं पे भी कोई सब्सटेंस को छोड़ दिया, ठीक है, जैसे कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाते टाइम आप देखोगे कि जो पानी है वो अपने आप इवापोरेट हो जाता है। अब हमने तो ये पढ़ा था कि पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर आएगा, लेकिन स्टीम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो सरफेस का पानी होता है वो इवापोरेट होता है, क्योंकि जो जब इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, हाई काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे आप इनको हीट एनर्जी दोगे, इनफैक्ट नॉट काइनेटिक एनर्जी, पहले जब आप हीट एनर्जी दोगे, जैसे आपने धूप में रखा कपड़े को सुखाने के लिए, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, आप या फैक्टर्स होते हैं। आप धूप में भी सुखा सकते हो कपड़े को, आप हवा के अंदर भी सुखा सकते हो कपड़े को। तो किसी भी केस में जब पार्टिकल की जो यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स हैं वाटर के जो सरफेस पे हैं, उसकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि वो सरफेस को लीव करके और हवा में वेपर फॉर्म में चला जाए, तो तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे पानी का इवापोरेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया क्या करता है? ज़्यादा स्पेस देता है। आप फैला दोगे कपड़ों के तो ज़्यादा जल्दी से यहाँ पे इवापोरेशन होगा। विंड स्पीड वेपर को रिमूव करता है। ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी एक्सेप्ट्स वेपर फास्टर, ठीक है, कम ह्यूमिडिटी रहेगी तो वेपर फॉर्म में। लोअर प्रेशर एड्स एस्केप। प्रेशर यहाँ पे जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एस्केप होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा जल्दी से एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या, इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे कि वो सरफेस को एस्केप करके और कहाँ पहुँच जाएं, वो पहुँच जाते हैं हमारे स्पेस में, तो उसको हम बोल देते हैं इवापोरेशन, ठीक है, राइट। दिस इज इवापोरेशन। अब जैसे मटका है, मटका कूलिंग करता है या कूलर जो है वो कूलिंग करता है, उसके रीजंस यही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इवापोरेशन होता है, ठीक है। जैसे अर्थन पॉट का अगर हम एग्जांपल लें तो अर्थन पॉट में क्या होता है, जो सरफेस का वाटर होता है वो इवापोरेट होता है। जब इवापोरेट होता है तो इवापोरेट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो काइनेटिक एनर्जी वो क्या करता है, हीट एनर्जी के तौर पे एक्सट्रैक्ट करता है।
तो जब सराउंडिंग या एडजेसेंट पानी के मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इवापोरेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी अगर आपने सराउंडिंग से ले ली तो सराउंडिंग अपने आप कूल हो जाएगी। यही फिनोमिना यूज होता है कूलर्स में, यही फिनोमिना यूज होता है अर्थन पॉट्स में, ठीक है। या स्वेटिंग होती है जब हमें, तो बॉडी कूल हो जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो बॉडी ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगी, राइट। चलिए, इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। इवापोरेशन ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, कभी भी हो सकता है। बॉइलिंग जो है फिक्स टेम्परेचर पे होगी, जो कि बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ टॉप पार्टिकल्स ही बाहर निकल पाते हैं सरफेस से, जबकि बॉइलिंग में बल्क फिनोमिना है, ठीक है, पूरे बल्क में होता है। इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है और बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं टेम्परेचर कैसे हम लोग मेजर करते हैं और टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स क्या है, राइट। सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की अगर हम बात करते हैं 273 केल्विन पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर की बात करते हैं 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे क्या है हमारे पास, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की हमने बात की। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब कन्वर्जन के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड कर दो तो आप केल्विन में पहुंच जाओगे। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो डिग्री सेल्सियस को 5/9 फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, तो हम फ़ारेनहाइट में पहुंच जाएंगे, या फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, राइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट यहां पे स्केल्स हैं। कौन कौन से, पहला केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस और तीसरा फ़ारेनहाइट, ठीक है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे टेम्परेचर के कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं, ठीक है, ऑल। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूलर सेपरेशन, किस बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर सेपरेशन, ठीक। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे जो मैटर आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेगा अपने आसपास, वो कैसा मिलेगा, मिक्सचर के तौर पे मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उनको फिर सेपरेट करते हैं, राइट, उनकी डेंसिटी, वॉलेटिलिटी, एफिनिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बेसिस में, और प्योर सब्सटेंस के तौर पे उनको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्योरिटी के मेनली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ग्रेविटी एंड डेंसिटी, दूसरा वॉलेटिलिटी एंड हीट, तीसरा एफिनिटी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। तो आप जब 2 सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं तो पहला तो है कि मास डिफरेंस या इमिसिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, राइट, जिससे कि नेचुरल फोर्स ऑफ ग्रेविटी या नेचुरल जो रोटेशन के थ्रू ही आप उसको क्या कर सकते हो, 2 सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो। एग्जैक्ट मेथड क्या बोलते हैं उसको हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट और फेज चेंज के बेसिस पे, राइट, जहां पे हम थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं 2 पार्टिकल्स को, 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। और तीसरा है सॉल्युबिलिटी, एड्सॉर्प्शन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, राइट। अब सबसे पहले इमिसिबिलिटी वाला फैक्टर देखते हैं। अगर 2 सब्सटेंसेस आपस में इमिसिबल है, उनको हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे। इमिसिबल है मतलब उनके डेंसिटी में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सेपरेटिंग फनल है जहां पे आपने क्या किया कि 2 लिक्विड्स को यहाँ पे जो मिक्स हैं
एक लाइटर लिक्विड है जो ऑयल है, एक डेंसर लिक्विड है जो कि वाटर है। जब दोनों को आप साथ में रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑयल, और डेंसर लिक्विड नीचे चला जाएगा। अब नीचे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, सबसे पहले वाटर यहाँ से नीचे फ्लो कर जाएगा। जैसे ही वाटर पूरा का पूरा फ्लो कर गया, ऑयल बच गया, ऑयल को अब अलग से आप किसी बर्तन में कलेक्ट कर लीजिए और दोनों सेपरेट हो गए। तो दिस इज सिंपल सेपरेशन टेक्निक फॉर इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इसमें डेंसिटी डिफरेंस को हम बेस बनाते हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है। जो डेंसर लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा अपने आप, ठीक है, और जो लाइटर लिक्विड होगा वो ऊपर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। जब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं बहुत लाइटली फॉर स्टैंडर्ड ग्रेविटी सेटलिंग, तो उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मल आप क्रीम आपको सेपरेट करना है मिल्क से, ठीक है। तो जब आप रैपिड स्पिनिंग करते हो, इससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, राइट। और जो डेंस पार्टिकल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, लाइट पार्टिकल यहाँ पे वहीं पे रहते हैं, और फाइनली वो डेंस पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे आप क्रीम से मिल्क को सेपरेट करना या कर्ड से बटर मिल्क को सेपरेट करना, तो इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरीके से आप देखोगे वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़ों को हम सुखाते हैं ड्रायर में, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का ही इस्तेमाल होता है। पानी अलग हो जाता है, कपड़ा अलग हो जाता है, और इसी को हम बोल देते हैं कि सूख गया, राइट। देन थर्मल सेपरेशन कैसे करते हैं सॉलिड्स का? पहला इवापोरेशन है। जब वेपराइज करते हैं हम सॉल्वेंट को और सॉल्यूट रह जाता है, ठीक है। जैसे सॉल्ट को सी वाटर से करना है, तो सॉल्ट और सी वाटर का मिक्सचर है, आप इसको हवा में उड़ा दीजिए, पानी उड़ जाएगा, सी वाटर सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इवापोरेशन के थ्रू थर्मल सेपरेशन आपने कर दिया सॉलिड्स का। सब्लिमेशन कैसे होता है? डायरेक्ट फेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड के केस में, नेप्थलीन के केस में, कैम्फर के केस में, यहाँ पे क्या होता है कि सब्लिमेबल जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कैम्फर है, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, इसको नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम हीट करते हैं। ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाता है, चिपक जाता है इस फ्लास्क के दीवार के साथ, और फिर इसको हम ठंडा करके या कंडेंसेट करके और कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सब्लिमेशन। फिर वेपराइजेशन के थ्रू भी हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, राइट। सिंपल डिस्टिलेशन। अब दिस इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, राइट, क्लियर। तो यहां पे क्या होता है, आपने इसको हीट किया, सपोज करो यहाँ पे इम्प्योर लिक्विड है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपने हीट किया इसको। जब हीट करोगे आप, तो यहां से एक मिक्सचर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉरी कम है, वो पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो थोड़ा भी वेट करेगा। तो जैसे ही कम बॉइलिंग पॉइंट वाले के बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं, उतना टेम्परेचर हो जाता है, तो वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वेपर में जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। फिर हम यहाँ पे कूल कर देंगे। जब कूल करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि उतना ही हीट करना है जिससे कि सिर्फ वही सब्सटेंस बॉईल हो जिसको कि हमें अलग करना है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दूसरा सब्सटेंस है वो भी बॉईल करने लग जाएगा और फिर मिक्स हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे तब हम करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि 2-4 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस हो। देन वी हैव फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए होता है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर ट्रेज या बीड्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिपीटेड वेपराइजेशन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपके पास दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, जहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब पेट्रोलियम के अंदर जो क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, राइट, क्लियर। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट में उतना डिफरेंस नहीं होता है, राइट, क्लियर है। तब फिर कैसे हो पाएगा, तब कैसे यहाँ पे सेपरेशन होगा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे बेसिस माना मतलब लिया जाता है वॉलेटिलिटी को, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होता है
तो क्या होगा कि वेपर जो है वो कॉलम के थ्रू राइज करेगा, कूल करेगा, सरफेस में कंडेंस करेगा, ठीक है, राइट। धीरे धीरे करके जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरीके से अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम लोग इसको रख करके और सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल भी है, देन केरोसिन भी है, डीजल भी है, इसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, ठीक है, रिफाइनरी गैस भी होती है, फ्यूल ऑयल भी है, ठीक है, फिर रेसिड्यू भी है जो बिटुमेन एस्फाल्ट वगैरह बनाने में काम आता है, जो सबसे नीचे बच जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेपरेशन होता है, ठीक है। एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का जो है डिफरेंस होता है, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्रोमैटोग्राफी, कलर के थ्रू सेपरेशन। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक कोई आपने मिक्सचर लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स होते हैं दे ट्रैवल अक्रॉस द मीडियम एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि एक आपने यहाँ पे पेपर होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो जैसे इंक है, अब इंक के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस, पिगमेंट्स होते हैं, उनको अगर अलग अलग करना है तो आपने क्या किया, उस पेपर को इसके अंदर डुबो दिया। अब जो पहले डिसॉल्व होगा वो पहले ऊपर आ जाएगा, जो फास्टेस्ट जो कंपोनेंट होगा जिसका वीक एड्सॉर्प्शन होगा, फिर स्लोएस्ट कंपोनेंट जो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से आप सेपरेट करते हो। अलग अलग उन कलर्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, बट जो मॉलिक्यूल्स पेपर में स्ट्रांगली स्टिक होते हैं वो स्लोली ट्रैवल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ये रहेगा कि सॉल्वेंट जल्दी ट्रैवल करे, ना कि सॉल्यूट। तो सॉल्यूट लेट ट्रैवल करेगा। जो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन होगा तो सबसे नीचे, जो फास्ट एड्सॉर्प्शन होगा वो सबसे ऊपर। तो जब आप इस पेपर को डुबोते हो इस इंक के अंदर तो ऑटोमेटिकली कलर्स जो हैं अपने एड्सॉर्प्शन पावर के हिसाब से ऊपर से नीचे वर्टिकली ये सेपरेट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है। इसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, राइट। जैसे जैसे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल करते हो, सॉल्यूट प्रेसिपिटेट करता है एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में और हमें प्योर क्रिस्टल्स यहां से मिलते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। अब कई जगह पे हम इवापोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर को सेपरेट करने के लिए। कई जगह पे हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इवापोरेशन में क्या होता है कि हम हीट कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा पानी या लिक्विड जो है वो एकदम खत्म हो जाए, ड्राई हो जाए, विच कैन चार सेंसिटिव सॉलिड्स और ट्रैप इम्प्योरिटीज इन द रेसिड्यू। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पूरा ही खत्म कर देते हैं पूरे पानी को, तो उससे एक तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्राइनेस आ सकता है और इम्प्योरिटीज ट्रैप हो सकती हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, राइट। अब इसके अंदर इम्प्योरिटीज को ये नेचुरली रिजेक्ट कर देता है फ्रॉम फॉर्मिंग लेटेस, रिजल्टिंग इन सुपीरियर प्योरिटी, और अच्छी प्योरिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो पहले हम इसको मिक्स करते हैं, फिर हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं। जैसे जैसे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ऑर्डर स्ट्रक्चर में होता है। तो पहले उसको हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेकर के आते हैं, फिर सॉलिडिफाई करते हैं, जिससे कि क्रिस्टलाइजेशन होता है और फाइनली हमें प्योर क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यहां पे क्या है, हमारे पास मिक्सचर्स हैं जिनको सेपरेशन के टेक्निक्स हमारे पास, सेपरेट करने के टेक्निक्स है। सेपरेटिंग फनल से हम किसको सेपरेट करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को जिनमें डेंसिटी में डिफरेंस हो या इमिसिबल हो, जैसे ऑयल एंड वाटर। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, मैकेनिकल फोर्स, डेंसिटी यहाँ भी यूज होता है बट मैकेनिकल फोर्स के थ्रू हम उस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि मिल्क से क्रीम। इवापोरेशन, सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल है तो इवापोरेशन के थ्रू कर देते हैं, जैसे सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सब्लिमेशन, फेस चेंज, कैम्फर और नेप्थलीन, सीधे लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, ठीक है। डिस्टिलेशन, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स हो,
ठीक है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो हो बट बहुत ज़्यादा ना हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है। क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन टेक्निक एंड क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बेसिस पे, जहाँ पे हाई प्योरिटी क्रिस्टल्स को सेपरेट करना हो। ठीक है, तो ये अलग अलग सेपरेशन मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये जो हमारा सेपरेशन टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में आपके आसपास जो कुछ भी सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एडिबल हो, नॉन एडिबल हो, ये सारी की सारी चीज़ें प्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, और ये प्योर सब्सटेंसेस अलग अलग इन्हीं सेपरेशन टेक्निक से हमें मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, राइट। फिजिकल चेंज क्या होते हैं सर? एक ऐसा चेंज जहां पे कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि आइस से वाटर या वाटर से स्टीम। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है। ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है, यूजुअली रिवर्सिबल होता है, यानी कि आप आइस से वाटर और वाटर से आइस तुरंत बना सकते हैं। और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप है, साइज है, स्टेट है, डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, कलर है, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस एक एग्जाम्पल है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंजेस हैं, राइट। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक नया केमिकल सब्सटेंस ही फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, राइट। और ये परमानेंट इन नेचर है, इरिवर्सिबल है, साथ ही साथ कॉम्पोजिशन और एनर्जी लेवल में चेंज होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, पहले आयरन था, जब वो रस्ट लग गया तो वो एक अलग ही सब्सटेंस बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका। या बर्निंग ऑफ पेपर है, कुकिंग ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ कैंडल है। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों का एग्जाम्पल है, जिसमें वैक्स जो है मेल्ट होता है वो फिजिकल चेंज है, और जो उसका विक होता है वो जलता है वो एक केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंज यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस है। फिजिकल चेंज वो चेंजेस जहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, जो कि शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सब होता है, डेंसिटी। और केमिकल चेंज में जो कॉम्पोजिशन है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं केमिकल यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ये सब कुछ चेंज हो जाता है, राइट। चलिए, अब कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसकी क्या क्या यहाँ पे एविडेंसेस हैं। पहला, चेंज इन कलर। ठीक है, अगर नया केमिकल बॉन्ड बनता है तो जनरली कलर में चेंज हो जाता है। दूसरा, बबल्स या फ्यूम्स अगर बन रहे हैं सॉल्यूशन से, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस हैं। तीसरा, प्रेसिपिटेट का बनना, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर में मिक्स्ड होते हैं, नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और चौथा है टेम्परेचर में चेंज। कई बार हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये चार यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस में जनरली जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं इनके एजेंट्स कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की। ठीक है, एसिड्स और बेसिस। एसिड्स क्या है सर? ये वो सब्सटेंसेस हैं दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम लेकर के गए तो ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, राइट। तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक जो होगा वो जनरली एक तो उसका टेस्ट सार होगा। लिटमस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कराता है, कोरोसिव इन नेचर होता है और मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट करता है, राइट। वहीं पे अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर। टेस्ट जनरली बिटर होता है, टच स्लिपरी या सोपी होता है। लिटमस की बात करें तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सिमिलरली एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ठीक है, अब एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के एसिड्स होते हैं, मिनरल और ऑर्गेनिक। ठीक है, राइट, मिनरल एंड ऑर्गेनिक। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स होते हैं तो अच्छा, मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे कि यहां पे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HNO3 है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, राइट। ठीक है, इनका लगभग कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है सॉल्यूशन में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है,
जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 या नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर मिनरल एसिड्स, ठीक है। वीक एसिड्स क्या हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं सॉल्यूशन में, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट, क्लियर। अब एसिटिक एसिड क्या है, ये टेक्निकली ऑर्गेनिक है बट लिस्टेड हियर फॉर स्ट्रेंथ एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये वीक एसिड है, राइट, क्लियर। तो दो टाइप के एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स, दूसरा वीक एसिड। मिनरल एसिड के अंदर चाहे HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, ये सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है, H3PO4 हो, राइट। और वीक एसिड्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे CH3COOH हो, CH3CH2COOH हो। तो इस तरीके से ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब आपको अपने आसपास इस तरीके के कितने एसिड्स देखने को मिलते हैं, राइट। कर्ड है, लैक्टिक एसिड, स्पाइनच लीफ, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रस स्लाइसिस, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जिसको हम बोलते हैं। रेड एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, टेमरिंड टार्टरिक एसिड, एंट में फॉर्मिक एसिड जो एंट स्टिंग होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये अलग अलग एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर बेसिस की बात करें तो दो टाइप के मेजर बेसिस को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले अल्कलीज जो कि वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, जो कि OH माइनस आयन देते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं वो इनको अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, राइट। वाटर सोल्यूबल बेसिस, राइट, दे आर नोन एज अल्कलीज, क्लियर। अब इनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है टू न्यूट्रलाइज द कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स, राइट। चलिए, अब दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है, राइट। ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम किसी एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो, क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, जिससे कि जलने की रिस्क होती है, ठीक है। तो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर रादर देन वाटर टू एसिड, राइट। चलो, फिर अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये जो एसिड्स और बेसिस होते हैं इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे कि एक लिटमस है, ठीक है, राइट, एसिड में रेड कलर, बेस में ब्लू कलर। टर्मरिक है, नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड येलोइश, बेस में रेडिश ब्राउनिश। चाइना रोज फ्लावर है, ठीक है। देन फिनोप्थिलीन, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है, एसिड में रेडिश और बेस में येलोइश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें एसिड और बेस को क्लासिफाई करने में या डिकोड करने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर कुछ सेंसरी डिटेक्शन भी होते हैं स्मेल के थ्रू, जिनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। स्मेल के बेसिस में हम उनको एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के तौर पे डिफाइन करते हैं, राइट, क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अनियन है, वनीला है, क्लोव ऑयल है, ठीक है, ये सारे सेंसरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। देन वी हैव सोरेनसन पीएच स्केल। ये पीएच स्केल है जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस को हम पीएच के बेसिस पे क्या करते हैं, इनको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो पीएच पीएच इज बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर और जितना हाई पीएच उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। 0 पीएच मतलब स्ट्रांगली एसिडिक और 14 पीएच मतलब स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, ठीक है। अब जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं आसपास, राइट, उन सभी सब्सटेंसेस को हम पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक क्या करते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा एसिडिक आप देखोगे तो HCl है, यहाँ पे आपको HCl देखने को मिलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
आप थोड़ा सा और इधर आओगे तो स्टमक एसिड जो है आपका, ये तो HCl जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं वो आता है। देन स्टमक के एसिड जो HCl पाया जाता है उसका थोड़ा 0 से 1 के बीच में आपका pH मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा लेमन, ठीक है, लगभग 2.5 के आसपास pH मिलेगा। देन यू विल फाइंड विनेगर, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। देन यू विल फाइंड वाइन, ठीक है, राइट। फिर कॉफ़ी, ठीक है, लगभग 5 के आसपास इसका pH होता है। उसके बाद आपको मिलेगा मिल्क, लगभग 5 और 6 के बीच में pH होता है। देन यू विल फाइंड वाटर, स्लाइटली अंडर 7 pH होता है, ठीक है। जब हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर की बात करते हैं, तो उसका pH कितना होता है? एग्जैक्टली 7 होता है, राइट। फिर 7 से जब हम उस तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है ब्लड, राइट। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक, राइट। देन यू विल फाइंड बेकिंग सोडा, राइट। यू विल फाइंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा अमोनिया है जो कि अगेन स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आता है। सोप है, ठीक है, ब्लीच है, राइट, ड्रेन क्लीनर है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से pH जो है आपका, फिर इस यहां पे जो बैटरी एसिड है उसका भी pH यहां पे आपको बहुत ही कम मिलेगा। बैटरी एसिड वेरी लो pH, ठीक है, राइट, क्लियर। यहीं पे आपको टोमेटो जूस भी मिलेगा, टोमेटो जूस, राइट, क्लियर। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जिनका pH यहाँ पे, ये कई बार आपसे सीरियस में डायरेक्ट सवाल पूछता है, या तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देगा, या फिर अदरवाइज pH से रिलेटेड सवाल पूछेगा, ठीक है। फिर रिएक्शंस कैसे होते हैं एसिड्स का और डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो एसिड और मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। एसिड और मेटल जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी का रिलीज होता है। जैसे कि आपने HCl और जिंक को अगर मिलाया तो क्या होगा? ZnCl2 जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2 रिलीज होगा, और साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बर्न करती है कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड के साथ, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हाँ हाइड्रोजन ही है। फिर एसिड्स और कार्बोनेट्स को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है सर? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। तो एसिड प्लस कार्बोनेट को मिलाने से सॉल्ट बनता है, इसका मतलब कार्बोनेट्स भी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। CO2 कैसे पता लगाते हैं? लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई है, ठीक है। फिर एसिड और बेस को अगर हम मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, प्लस साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे कि HCl और NaOH को आप मिलाओगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है, ठीक है, राइट, क्लियर। तो एसिड लिया आपने, बेस लिया, मिला दिया, तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH माइनस आयन, ये दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, अब एसिड्स और बेसिस जो हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज को तभी रिवील करते हैं जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं। तो एसिड को जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो H प्लस आयन रिलीज होता है, और बेस को वाटर में मिक्स करते हो तो OH माइनस आयन रिलीज होता है, ठीक है, राइट। वाटर के बिना ये जो आयनाइजेशन है ये होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ड्राई HCl गैस है, ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी को रिवील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पानी में मिलाना ही पड़ेगा, राइट, क्लियर है सर? चलिए, तो दिस इज द एसिड एंड बेस। फिर सॉल्ट्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या है? ये एक आयनिक प्रोडक्ट है जो कि
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बनता है एसिड्स और बेसिस के बीच में, ठीक है। और स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पेरेंट रिएक्टेंट। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अलग टाइप का सॉल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अलग टाइप का सॉल्ट, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो अलग टाइप का। इस तरीके से डिफरेंट सॉल्ट्स बनते हैं हमारे पास अलग अलग एसिड्स और बेस को मिलाकर के। जैसे एसिडिक सॉल्ट है NH4Cl, ये एसिडिक इन नेचर है। न्यूट्रल सॉल्ट है NaCl क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। बेसिक सॉल्ट है Na2CO3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्ट, यानी जिसकी पावर ज़्यादा है उसी टाइप का सॉल्ट का नेचर रहेगा।